हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे हिंदी का एक टॉपिक जो हम रीतिकाल का कर रहे थे, और उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया था रीतिकाल की परिस्थितियाँ, और बहुत अच्छे से करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियोस देखो, तभी आपको समझ आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे हिंदी का एक टॉपिक है क्या, रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां भी कही जा सकती हैं। पर प्रकाश डालिए। तो कई तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि रीति मुक्त की क्या बताएं, काव्य की विशेषताएं बताएं, उसकी प्रवृत्तियाँ बताएं। तो विशेषता और प्रवृत्ति एक होती है, ठीक है। बदल के दे देते हैं क्वेश्चन को, आंसर वही सेम होता है। सबसे पहले मैंने आपको रीतिकाल बता दिया था। रीतिकाल का समय मैं 1700 से 1900 तक का काल मैंने रीतिकाल का बताया था, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि रीति मुक्त जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत आपको रीतिकाल के बारे में बताना है और उसका समय बताना, कब से कब तक का समय रीतिकाल कहा जाता है और उसके कितने टाइप के साहित्य हैं वो बताने। फिर उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है, रीति मुक्त का स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को। एक तो रीतिबुद्ध, रीति शुद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। और जो रीतिकाल का जो हिंदी साहित्य में जो संवत 1700 से संवत 1900 तक का काल रीतिकाल को कहा गया है, जिसमें 3 प्रकार के साहित्य हैं, ठीक है। कौन कौन से? रीतिबुद्ध, रीति शुद्ध और रीति मुक्त। ये साहित्य हैं 3 प्रकार के, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हैं, ठीक है। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्होंने रीति में मुक्त होकर काव्य रचना की, ठीक है। रीति में मुक्त हो गए वो, और उसके द्वारा ही उन्होंने क्या की, काव्य की रचना की, इसीलिए उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता। तो नाम से ही आपको क्लियर हो, रीति में मुक्त होकर, ठीक है। अब क्लियरिटी ऐसे ही हो रही है जैसे रीति मुक्त, तो क्या है, रीति में मुग्ध होकर, ठीक है। उन मतलब जो काव्य रचना की उसे ही हम उन्हीं कवि को हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ कि रीति मुक्त कवि की नहीं कहा जाता है, जो रीति में मुक्त होकर काव्य रचना करते हैं उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है, ठीक है। रीति मुक्त के कवियों की संख्या 50 के लगभग मानी जाती है। तो उनकी संख्या, एक वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि रीति मुक्त जो कवि हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, कितने कवि हैं उनमें, लगभग कवियों की संख्या पूछ सकते हैं। तो 50 है लगभग, ठीक है। फिर है इनमें प्रेम रस के कवि, जो ये 50 लगभग कवि हैं इनमें किन किन कवियों को इंक्लूड किया जाता है वो बताने हैं कि इसमें कौन कौन कवि शामिल हैं। तो प्रेम रस के जो कवि होते हैं, जो प्रेम रस है उसके जो कवि होते हैं वो, वीर रस के जो कवि होते हैं, ठीक है, वे कवि इसमें शामिल हैं। रीति मुक्त कवियों में प्रमुख कवि बताने कि जो रीति मुक्त कवि लगभग 50 बताए थे मैंने आपको, उनमें मतलब प्रमुख कवि आप कौन से बता सकते हो? एक तो घनानंद बता सकते हो, एक ठाकुर बता सकते हो, एक हम रस खान, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कवि रीति मुक्त, रीति शुद्ध और रीति बुद्ध है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कवि कौन से उसका, ठीक है। तो रीति बुद्ध का एक, रीति शुद्ध का है, रीति मुक्त, तो ये रीति मुक्त का है। ऐसे ही थोड़े बहुत नाम आपको याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो मेन मेन है। मेन तो यही 3 है, ठीक है। मेनली अगर हम कहें तो प्रमुख जो कवि हैं, ठीक है भी। तो सिंपली मैंने आपको बताया रीति मुक्त कवि, जो रीति में मुक्त होकर काव्य रचना करते हैं उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। 50 के लगभग इनकी संख्याएँ बताई हैं मैंने। प्रेम रस के कवि और वीर रस के कवि हैं, इनमें जो घनानंद और ठाकुर रस खान प्रमुख है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ लाइक माय वीडियो। तो मेनली आपसे पूछ सकता है, मतलब एक्सप्लेन करो भाई, कवि परिचय बताओ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो घनानंद के बारे में, मैंने बताया था ऐसे। तो घनानंद की मैं बता देती हूँ, और जो कवि हैं जितने भी हो, रीति शुद्ध के हो, रीति बुद्ध के हो, रीति मुक्त के हो, वो सारे मैं आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अलग से आपको अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ही को ही बता रही हूँ कि क्या है, घनानंद के बारे में बता रही हूँ। इस काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो प्रमुख कवियों में मैंने ये भी बताया था। तो इस काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है, और इन्हें प्रेम की पीर का कवि माना जाता है,
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कवि और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। अब रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि आप मैंने बता दिए थे, ये हैं। इन्हें स्वच्छंद कवि का भी नाम दिया गया इनको। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होकर इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की हैं। ठीक है, जैसे इनका मन चाहा वैसे इन्होंने अपनी मतलब वो की हैं, काव्य की रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों को अनदेखा करके अपने मन के भावों को स्वच्छंद ढंग से वर्णन किया, मतलब स्वतंत्र ढंग से वर्णन किया, अपने मन के ढंग से, अपने तरीके से किया है, ना कि रीति के ढंग से किया है। ठीक है, रीति परंपरा के साहित्य को जो उसके साहित्य के बंधनों को अनदेखा करके कि भाई नहीं, अपने मन के ढंग से, मैंने पहले ही बता दिया कि अपने मन के ढंग से और स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपने जो भावों का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं, रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली तो जो इसकी विशेषताएं आ जाएंगी वही कि इन्होंने स्वतंत्र ढंग से और स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया है, मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग, जैसा इनका मन चाहा ये ऐसे करनी है, अपने भावों का वर्णन तो ऐसे किया, वैसे करना है तो वैसे किया। ठीक है, अपने मन के अकॉर्डिंग किया इन्होंने अपना, तो स्वतंत्र ढंग से किया है, पूरी आज़ादी से किया है। पहला पॉइंट तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ मेन। तो स्वतंत्र प्रेम का वर्णन किया, मतलब स्वतंत्र, यहाँ पर आप स्वतंत्र प्रेम का भी वर्णन लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर, मतलब अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो लिखने में। ठीक है, यहाँ पर इस काल के कवियों ने स्वतंत्र प्रेम भावना का वर्णन, जिसे स्वच्छंद प्रेम कहा जाता है, सेम जो मैंने बताई थी वही लाइन है, काव्य के माध्यम से व्यक्तिगत प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। इस काव्य के माध्यम से ही ऐसे प्रेम वर्णन किया, प्रेम की भावना का स्वतंत्र ढंग से वर्णन किया, इसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने किया, इसी के माध्यम से क्या किया, व्यक्तिगत जो प्रेम भावना होती है उसकी अभिव्यक्ति किया, उसका भी वर्णन किया है। ठीक है, प्रेम को ही एक कवि जीवन का आधार मानते हैं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ कहा गया है कि जो प्रेम होता है उसे ही एक कवि जो होते हैं वो क्या है, जीवन का सब कुछ मानते हैं, जीवन का आधार मानते हैं, बेस मानते हैं वो। यह कवि प्रेमी और प्रेमिका के प्राप्त ना होने पर भी दोष नहीं देते, क्योंकि प्रेम उनके लिए साधना है। ठीक है, यह प्रेम को ईश्वर का रूप मानते हैं। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा, पढ़ोगे तभी समझ आ जाएगा कि ये है क्या। इसमें सिंपली बता रखा है कि स्वतंत्र ढंग से वर्णन किया है और प्रेम को ही ये मतलब कि आधार मानते, जीवन का आधार मानते थे प्रेम को सब कवि। ठीक है, और ईश्वर का रूप मानते थे प्रेम को। तो अब सेकंड चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट है क्या। ये तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, स्वतंत्र प्रेम का वर्णन किया, बस ये डिफाइन हुआ है इसमें। अब हमारा सेकंड पॉइंट है श्रृंगार वर्णन। पहले तो स्वतंत्र प्रेम का वर्णन किया है, फिर उसके बाद है श्रृंगार का वर्णन। अब श्रृंगार का वर्णन किया इन्होंने, तो इसमें बताया गया है कि रीतिमुक्त कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया। सबसे पहले श्रृंगार जो होते उसके दो पक्ष होते। ठीक है, एक तो संयोग पक्ष और एक वियोग पक्ष। ठीक है, ये पता होना चाहिए, यही इसमें आएगा कि किसको ज़्यादा अपेक्षा दी गई, किसको कम दी गई है। ठीक है, वो सारा बताएंगे इसमें। चलो करते हैं फिर। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर करवाऊंगी कि श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष होते क्या हैं। ठीक है, उनका क्या रोल होता है, तो पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ये तो मैंने बस इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको बता दिया कि इसके दो पक्ष होते हैं, पता होनी चाहिए। वही हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, वही होगा सारे में। ठीक है, रीतिमुक्त कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया। तो समझ गए, जो रीतिमुक्त कवियों ने श्रृंगार का वर्णन तो किया, लेकिन दोनों वर्णों का, दोनों जो पक्ष हैं उन दोनों का वर्णन किया है, संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन किया है। लेकिन संयोग की अपेक्षा वियोग को अधिक महत्व दिया है, मतलब जो रीतिमुक्त कवियों ने वियोग को अधिक महत्व दिया है एज़ कम्पेयर्ड, अगर हम कहें संयोग से।
ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने वियोग को अधिक महत्व दिया है एज़ कम्पेयर टू संयोग। और इसका उल्टा आप ये लिख सकते हो कि रीतिमुक्त बुद्ध और रीतिशुद्ध कवियों ने संयोग को अधिक महत्व दिया है एज़ कम्पेयर टू वियोग। उल्टा लिखना आपको बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट तो ये बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कितनी मेहनत से मैं बनाती हूँ वीडियो। ठीक, तो आगे चलते हैं कि तो रीतिमुक्त कवियों ने वियोग को अधिक महत्व दिया है अगर कंपेयर करें संयोग से। और इसका उल्टा आपके लिखो, रीतिबुद्ध और रीतिशुद्ध कवियों ने संयोग को अधिक महत्व दिया। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, मैंने लिख भी रखा है। जबकि रीतिबुद्ध और रीतिशुद्ध कवियों का मन संयोग श्रृंगार का वर्णन करने में अधिक रमा है। ठीक है, उन्होंने संयोग श्रृंगार को अधिक वर्णन किया है। ठीक है, यही इस बात में क्लियर इस बात में कह रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रेम की पीड़ा को पहचानने के लिए पीड़ा से भरा हुआ हृदय ज़रूरी है। अगर प्रेम की पीड़ा, प्रेम का दर्द पहचानने के लिए जो दर्द से भरा हुआ हृदय जो होता है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने भी कहा है कि इन कवियों के प्रेम पर सूफियों का प्रभाव माना गया है। अगर आपने पढ़ा होगा सूफी कवि होते हैं, ठीक है, जो इनका जो मतलब कहा गया है कि दोबारा पढ़ो क्या है, कवियों के प्रेम पर सूफियों का प्रभाव माना गया है। जो सूफी जो कवि होते हैं उनका प्रभाव पड़ा है इन कवियों पर, ये माना गया है। इन कवियों ने प्राय अपने श्रृंगार वर्णन के लिए कृष्ण के सुंदर रूप को अपना आधार बनाया है। जो ये सूफी कवि हैं इन्होंने क्या किया है, अपनी जो मतलब क्या किया, जो श्रृंगार का वर्णन करने के लिए जो कृष्ण के सुंदर रूप को उनका आधार बनाया, सुंदर रूप का आधार बनाया, कृष्ण के सुंदर रूप का अपने श्रृंगार वर्णन के लिए क्या बनाया, क्या आधार बनाया उन्होंने, सूफी कवियों ने अपने श्रृंगार वर्णन का आधार। सॉरी गाइज, दोबारा देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो सूफी कवियों ने अपनी जो श्रृंगार वर्णन करने के लिए कृष्ण के जो सुंदर रूप है उसको अपना आधार बनाया है। ठीक है, श्रृंगार वर्णन के लिए। ठीक है, इन्होंने राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार का अधिक वर्णन किया है, सुंदर वर्णन किया है। फिर है कि सभी रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार पर बल दिया है। तो यहाँ पर श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो रीति मुक्त कवियों ने ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार पर बल दिया और उसी का ही वर्णन किया है। फिर थर्ड पॉइंट आता हमारे पास, अब जो हम पढ़ेंगे, देखो 2 पॉइंट पढ़े। एक तो प्रेम का वर्णन किया उन्होंने, स्वतंत्र प्रेम का वर्णन किया, प्रेम को ही वो ईश्वर मानते हैं। दूसरा प्रेम से ही रिलेटेड है अब हमारा श्रृंगार। ठीक है, और श्रृंगार के दोनों का वर्णन किया, संयोग का भी और वियोग का भी बताया मैंने। लेकिन जो रीति मुक्त कवियों ने वियोग को अधिक महत्व दिया है एज़ कम्पेयर टू संयोग, और उसी का उल्टा आपको बताना है कि रीतिबुद्ध और रीतिशुद्ध कवियों ने संयोग श्रृंगार का वर्णन करने में उनका जो मन है अधिक रमा है। ठीक है, तो यही बताना है। फिर उसके बाद है सौंदर्य, थर्ड पॉइंट है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, सौंदर्य वर्णन। जैसे रूप का वर्णन हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है रीति मुक्त कवियों को अधिक सफलता मिली है। अब हम करते हैं कि सौंदर्य वर्णन क्या है। सौंदर्य मतलब यहाँ पर नक्शक, रूप वर्णन, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नायक नायिका की, इसमें यही बताया जाएगा सौंदर्य में। रीति मुक्त कवियों ने सौंदर्य वर्णन में अधिक सफलता प्राप्त की है। इन कवियों ने नायक नायिका के सुंदर मतलब एक रूप सौंदर्य का वर्णन किया और अधिक सफलता, मतलब सौंदर्य वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सौंदर्य वर्णन किया है। ठीक है, और उसमें क्या पाई है, अच्छी सफलता पाई है। ठीक है, सॉरी, अच्छी सफलता मिली है इन्हें सौंदर्य वर्णन में। ठीक है, अधिक बल भी उसी पर दिया है। देखो मैं कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप देख लेते हो, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। आपका तो कुछ नहीं जाना लाइक करने में। कितनी मेहनत से मैं वीडियो डालती हूँ, ये नोट्स मैं बनाती हूँ खुद, पर फिर भी देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। देन अगला पॉइंट हम करते हैं इस सौंदर्य वर्णन का
थोड़ा सा और रहता है, वो और देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि सौंदर्य वर्णन है क्या। इन्होंने मतलब रीतिमुक्त कवियों ने मतलब अधिक सफलता प्राप्त की है इसे, और इसमें नायक नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। एक इसमें मैंने सौंदर्य वर्णन में एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि सौंदर्य वर्णन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के लिए रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, मैंने बताया था सर्वश्रेष्ठ कवि प्रेम की पीर के कवि गणानंद को माना जाता है। ठीक है, और ये इन्हीं का ही मैंने एग्जाम्पल दिया है गणानंद का। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा पहले भी फर्स्ट ईयर में अच्छे से इनके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। गणानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान, सुजान के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा कौन थी, इनकी प्रेमिका थी, के रूप सौंदर्य, उनके जो रूप सौंदर्य उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। वेशभूषा के बारे में, हाव भाव आदि के बारे में गणानंद ने अपने मतलब कि काव्य में अच्छे से वर्णन किया है। जो वर्णन किया है वो बहुत ही आकर्षक हो चुका है। रीतिमुक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी आकर्षक वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको पता चला कि इन्होंने मतलब सौंदर्य का मतलब क्या, सौंदर्य वर्णन जिसमें जैसे गणानंद ने क्या किया था, सुजान के रूप सौंदर्य का, वेशभूषा का, हाव भाव का, इनका वर्णन किया, इसे ही हम रूप सौंदर्य कहते हैं, और बहुत ही आकर्षक हो चुका अब वो। ठीक है, जो वर्णन किया इन्होंने। और बहुत सारे जो मतलब रीतिमुक्त कवियों ने जो अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। तो आपको समझ आया क्या है ये। देखो आपने क्या कहा, सौंदर्य, एक सेकेंड, देखो सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब पता चला आपको, जिसमें रूप का वर्णन हो, रूप का, रूप सौंदर्य का, वेशभूषा का, वेशभूषा मैंने बताई। ठीक है, और हाव भाव का। ठीक है, और हाव भाव का, उसे ही हम क्या कहते हैं, सौंदर्य वर्णन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे लग रहे प्लीज़ लाइक कर दो मेरी वीडियोस को। ठीक है, देखो भाई मैं नोट्स भी अच्छे बना के दे रही हूँ आपको, और उसे एक्सप्लेनेशन भी अच्छी कर रही हूँ, है ना। तो फिर तो मतलब देख लेते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो गलत बात है ना। ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी ऐसे नोट्स, समझे। तो अच्छे से कर लो। ठीक है, आपके ही काम आएंगे, मेरे काम नहीं, आपके आएंगे पढ़ोगे तो। बट एक लाइक करने में तो आपको कुछ जाता नहीं है। तो ये तो आपको समझ आ गया सौंदर्य वर्णन, जिसमें गणानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान का वर्णन किया था। ठीक है, उसके रूप सौंदर्य का, उसकी वेशभूषा का, उसके हाव भाव का, और राधा कृष्ण का भी वर्णन कर रखा है रीतिमुक्त कवियों ने। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इन्होंने प्रकृति वर्णन भी कर रखा है। तो अभी तक हमने 3 ही पॉइंट पढ़े हैं, जिसमें एक तो था स्वतंत्र प्रेम का वर्णन कर रखा है भाई इन्होंने। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या कर रखा है, श्रृंगार का वर्णन कर रखा है। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा, आ जाता सौंदर्य का वर्णन कर रखा है। अब आ जाता हमारा प्रकृति, ये मेन इंपॉर्टेंट, ये हर किसी ने कर रखा है इसके बारे में। ठीक है, श्रृंगार का भी सहयोग वियोग कर रखा है, और प्रकृति का वर्णन हर किसी ने कर रखा है, थोड़ा कर रखा है लेकिन कर रखा है। ठीक है, तो जितने भी हिंदी साहित्य के जो भी है काल हैं, जितने भी है, भक्ति काल हो, रीति काल हो, कुछ भी आदि काल हो, सभी में प्रकृति का वर्णन है। ठीक है, ये पॉइंट तो हर काल में आपको लिखना है। तो अब है प्रकृति का वर्णन। ठीक है, पर जैसा जो चित्रण ये मतलब अच्छा कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर जो रीतिकाल के कवि थे वो केवल क्या थे, नारी के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे थे, और किसी उसका नहीं कर रहे थे, और यही एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखी है मैंने। हिंदी साहित्य के प्रथम 3 काल में प्रकृति का वर्णन चित्रण नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। मतलब जो 3 काल है हिंदी साहित्य के, भक्ति काल, आदिकाल और ये सारे जितने भी काल है, मतलब वैसा चित्रण नहीं हो पाया प्रकृति का जैसा होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था, क्योंकि जो रीतिकालीन कवि को नारी के सुंदर रूप सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए यह प्रकृति की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाए। तो रीतिकाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर रीतिकाल में मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ भी मतलब कि ये केवल नारी के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे थे, और जो प्रकृति पर इनका कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, प्रकृति की ओर इन्होंने कोई ध्यान दिया ही नहीं था।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है भक्ति भावना। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भक्ति भावना। रीति मुक्त कवियों ने प्रेम के साथ साथ अपनी भक्ति भावना का भी वर्णन किया है। ठीक है, ये जो पॉइंट बता रही हूँ मैं, इनमें हम कोई भी मतलब एक लाइन ऐड करने के लिए लिखना होता है वर्णन किया है। ठीक है, थोड़े बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पॉइंट्स मिले इसीलिए। तो जैसे जो रीति मुक्त कवियों ने उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है, किसका, प्रेम का वर्णन किया है, उसके साथ साथ भक्ति भावना जो है उसका भी वर्णन किया है। कैसे देखते हैं, देखो पढ़ते हैं उसके बाद समझ आएगी सारी चीज़ें। रीति मुक्त कवि उच्च कोटि के कवि तो माने जाते हैं, परंतु उच्च कोटि के भक्त नहीं माने जाते। कैसे उच्च कोटि के कवि तो माने जाते हैं लेकिन भक्त कवि क्यों नहीं माने जाते, देखो ये है एक एग्जाम्पल। जैसे जो गणानंद जी थे वो सुजान से प्रेम करते थे और अपनी जो काव्य धारा है में मतलब कि उसने किसका वर्णन कर रखा काव्यों में, सुजान का वर्णन कर रखा, उनकी प्रेमिका का, उनके रूप सौंदर्य का, उनकी वेशभूषा का, उनके हाव भाव का वर्णन किया और जो बहुत ही आकर्षक है। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर, सुजान प्रेम जो कृष्ण प्रेम में बदल गया। मतलब इन्होंने कहा है जो गणानंद सुजान से प्रेम करते थे और उन्हीं का ही वर्णन करते थे, है ना, लेकिन उनका जो सुजान प्रेम था वो कृष्ण प्रेम में बदल गए। उन्होंने अपनी जो काव्य थे उनमें केवल जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करना स्टार्ट कर दिया, वात्सल्य वर्णन किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, तो इससे पता चलता है वो उच्च कोटि के कवि तो माने जाते हैं लेकिन भक्त कवि नहीं माने जाते। ठीक है, देखो भाई मैं मतलब कि ये वीडियो तो बनाती हूँ, ये इतना सफिशिएंट है बीए के लिए। तो अगर आपसे रीति मुक्त के बारे में आ जाए, भाई मैंने एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कितना लिखना चाहिए और कितना नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, 8 मार्क्स में आता है रीतिकाल से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है कि 4 मार्क्स का तो आपको 4 ही पेजेस लिखने होते हैं और ये मैं बहुत सफिशिएंट दे रही हूँ। और 4 पेजेस तो मैंने कब के करवा दिए। ठीक है, और इनके नोट्स ही इतने दे रही हूँ, आपको बुक में से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं बुक में से भी ये नोट्स लेती हूँ, फ़ोन से भी कलेक्ट करके तब बनाती हूँ ये नोट्स। और ये बिल्कुल इजी नोट्स हैं, आप एक बार पढ़ोगे तभी आपको लर्न हो जाएंगे। मैंने इजी लैंग्वेज में करवा रखे हैं ये, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक पे हम थे। एक और बताती हूँ मैं बात आपको, देखो मैं रीति मुक्त का तो करवा रही हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको रीति बुद्ध और रीति शुद्ध का भी कंबाइंड करवा रही हूँ, समझा रही हूँ। देखो श्रृंगार में मैंने आपको बताया था, तीनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और आगे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें मैं इन तीनों का क्लियर करूँगी। ठीक है, तो एक ही मतलब रीति मुक्त को तो करवा रहे हैं लेकिन हाँ भाई ये भी मैं क्लियर करवा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियोस को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जो कॉन्सेप्ट हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस टॉपिक पे थे, देखो मैंने क्या बताया कि जो हम क्या बात करें, हम किस टॉपिक पे, भक्ति भावना। मतलब इन्हें उच्च कोटि के कवि तो कहा जाता है लेकिन उच्च कोटि के भक्त कवि नहीं कहा जाता। क्यों, इन्होंने जैसे गणानंद ने अपनी जो प्रेमिका सुजान उसका प्रेम का वर्णन तो किया है लेकिन थोड़े समय के बाद उन सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में बदल गया। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और वात्सल्य का भी वर्णन किया, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा वात्सल्य का वर्णन नहीं किया जितना कि सूरदास ने अपने काव्य में कर रखा है। तो इससे पता चलता है, लेकिन इससे पता चलता है कि जो रीति मुक्त कवि थे वो मतलब कवि थे, उच्च कोटि के कवि माने जाते, लेकिन उच्च कोटि के भक्त कवि नहीं माने जाते, क्योंकि उनसे तो अच्छा अधिक मतलब विकास किन की उनकी कविताओं का हो रखा है। मतलब सूरदास ने अच्छा अपने काव्य में वर्णन कर रखा है वात्सल्य में, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रखा है। तो इसीलिए इनको भक्त कवि नहीं कहा जाता, कवि कहा जाता है केवल। ठीक है, देखिए मैंने लिख भी रखा है, उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है, कहीं कहीं वात्सल्य भाव का भी वर्णन किया है, फिर भी
भक्ति की भावना इन कवियों में के काव्य में उतना अधिक विकास नहीं कर पाई जितना कि सूर, तुलसी, कबीर जैसे भक्तिकालीन काव्यों के काव्य में मिलती है। जो भक्ति भावना सूर, तुलसी और जो कबीर हैं, जो रीति मुक्त कवि हैं, उनके काव्य में नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने गणानंद का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जब अब हम करते हैं 6 पॉइंट क्या है, कला का। 6 पॉइंट था हमारी कला। अब कला में कितना विकास हुआ है, मतलब कि इस कवि ने अपने काव्य में कला का कितना प्रयोग किया है, कितना विकास हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंद, अलंकार आदि का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। तो इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जो छंद हैं, जो अलंकार हैं, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया, बहुत सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, छंदों की दृष्टि होता है दो चीज़ों का, छंद और अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर छंद और अलंकार की ही बात की जाएगी। ठीक है, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इनका ये, तो छंदों में क्या, मतलब छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने दोहा, कविता, सवैये आदि का प्रयोग किया है। ये जो छंद है इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन कवियों ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने शब्दालंकार और उसके साथ साथ अर्थालंकार। देखो, आपको पता होना चाहिए जो अलंकार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो शब्दालंकार होते हैं और दूसरे हमारे होते हैं अर्थालंकार। ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इन्होंने शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया। छंदों में मैंने बताई थी दोहा, कविताएं, सवैये, इनका प्रयोग किया गया है। और अलंकार में शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया गया है। और अलंकार अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो कला में इन्होंने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, एक तो हमारे छंद और दूसरे हैं हमारे अलंकार। ठीक है, तो आप ये डिफाइन कर देना छंद कौन कौन से प्रयोग किए गए और अलंकार कौन कौन से। ठीक है, देन 7वां पॉइंट है हमारा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसमें क्या प्रयोग है देखते हैं। वो भी बताया था मैं, यहाँ पर केवल रीति मुक्त ही नहीं करवाऊंगी लेकिन उसका कंपैरिजन भी करवाऊंगी आपको, किससे, रीति बुद्ध और रीति शुद्ध से भी। ठीक है, तो उस सभी के बारे में पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सारी चीज़। तो अब हम पढ़ रहे हैं ब्रज भाषा। रीति बुद्ध कवियों ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये रीति बुद्ध में भी एक पॉइंट बन जाएगा ब्रज भाषा का। ठीक है, लेकिन उन्होंने शब्दों को अपनी इच्छा से इस तरह तोड़ मरोड़ दिया था। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उन शब्दों का अपनी तरह से यूज़ किया है, तोड़ मरोड़ दिए हैं। लेकिन जो रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन जो हमारे रीति मुक्त कवियों ने बहुत साफ सुथरी भाषा का प्रयोग किया, जो साफ सुथरी सुंदर भाषा का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा में कुछ तोड़े मरोड़े नहीं है, शब्द वे सेम रखे हैं। ठीक है, अब आ जाता है नारी का वर्णन। ये रीति बुद्ध के बारे में है नारी का वर्णन। ठीक है, रीतिकाल के कवियों ने नारी का वर्णन किया है। इनके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु बन गई। तो यहाँ पर मैं रीति बुद्ध का करवा रही हूँ, ये पॉइंट याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये मेनली ये पॉइंट पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको इसी में ही करवा रही हूँ, मैंने इसी में ही लिख दिया ये। ठीक है, तो आपको समझ आएगी क्यों मैं इसमें करवा रही हूँ, वो आगे पढ़ के आएगा समझ। ठीक है, रीतिकाल के कवियों ने नारी का वर्णन किया है। इनके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु है, मतलब केवल मनोरंजन की, भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई है। इन्होंने केवल नारी का ही, उनके नारी के रूप, सौंदर्य का, नक्श का, वेशभूषा का, इन्हीं का ही वर्णन किया। और इसी कारण ही रीति मुक्त कवि क्या थे, नारी का वर्णन करते करते ही जो प्रकृति वर्णन था उसको भूल चुके थे। ठीक है, प्रकृति वर्णन करना तो याद ही नहीं था उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए लिखवाया मैंने। यह यहाँ कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही करते रहे। उनका प्रमुख कारण यह है कि आदि से रीतिकालीन कवि दरबारी कवि से, जो अधिक से रीतिकालीन जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। वो राजाओं के मतलब राजाओं के आश्रितताएँ थे। ठीक है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, अपने राजाओं को प्रसन्न करना।
कि अब वो वहाँ पर रहते थे राजाओं के दरबार में, तो इसीलिए वो क्या करते थे, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ही क्या करते थे, कविताएं रचा करते थे और नारियों का वर्णन करते। ठीक है, जो पहले से ही भोग विलास में डूबे रहते थे, जो पहले से ही भोग विलास में डूबे रहते थे, इसी कारण वो नारी का ज़्यादा वर्णन किया उन्होंने। और इसी कारण जो रीति मुक्त कवि थे वो नारी का वर्णन करते करते जो हमारी प्रकृति वर्णन उसको भूल ही चुके थे, उसको याद ही नहीं था भाई कि प्रकृति की ओर उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। अब एक ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी वीडियो होगी लेकिन इसमें कंप्लीट हो जाएगी, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं मारेगा। फिर आता है हमारा काव्य रूप। अब हम इसमें पढ़ते हैं काव्य रूप। तो काव्य रूप में आप पढ़ोगे कि उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया है, क्या क्या भाषाएं हैं, क्या क्या सब कुछ वो पढ़ेंगे, कैसे मतलब केवल राजा की प्रशंसा करते थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जिससे ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रीति काल के अधिक से कवियों ने मुक्त काव्य की रचना की है। ठीक है, मुक्त काव्य का जो है उसका प्रयोग करके काव्य की मतलब रचना की अपने में। रीति काल की मांग ही मुक्त काव्य थी, कि वो मुक्त काव्य में अपनी रचनाएं करें, वो रीतिकाल की मांग थी। राजाओं के पास इतना समय नहीं कि वे प्रबंध काव्य सुन सकें। ठीक है, कि राजाओं के पास इतना समय नहीं था कि वो प्रबंध काव्य को सुन सके। ठीक है, तो इसीलिए दरबारी कवि क्या करते थे, केवल एकमात्र उनका उद्देश्य था अपने राजाओं को प्रसन्न करना। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने मुक्त काव्य की रचना की है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। देखो एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं, हमने कितने पॉइंट पढ़े, हमने 9 पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, कितने 9 पॉइंट पढ़ लिए और बहुत ही क्लियरली मैंने आपको अच्छे से समझाया। ये बीए में मतलब ये होगा नहीं, जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा आप बिल्कुल ठीक करोगे आओगे। देखो मैंने क्या बताया, रीति मुक्त के बारे में बताया, मतलब 50 लगभग कवि हैं उसमें, और जो मेनली प्रमुख कवि हैं वो रस खान है, गणानंद है और ठाकुर बताए थे मैंने। ये तो क्लियर हो गया था आपको। ठीक है, और जो प्रेम रस के कवि हैं वो इसमें आते हैं और वीर रस के कवि हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको। फिर उसके बाद मैंने इसकी विशेषताएं करवाई थी। विशेषताएं में जो विशेषताएं थी, सबसे पहली विशेषता क्या थी, सबसे पहली विशेषता मैंने आपको क्या कही थी, प्रेम, सॉरी एक सेकेंड, क्या किया इन्होंने, प्रेम का, स्वतंत्र प्रेम का वर्णन किया है, ये फर्स्ट थी। दूसरा मैंने आपको क्या बताई थी, इन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है। तीसरा मैंने आपको बताई थी इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है, सौंदर्य में रूप का, वेशभूषा का, श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का वर्णन, प्रेम में स्वतंत्र वर्णन किया, प्रेम को ही ये आधार मानते थे जीवन को और ईश्वर का रूप मानते थे। फोर्थ में इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है, जिसमें मतलब प्रकृति का वर्णन करना तो ये भूल ही गए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट था भक्ति भावना का, मतलब उच्च कोटि के कवि तो माने जाते लेकिन उच्च कोटि के भक्त कवि नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते, क्योंकि इतना अच्छा वर्णन नहीं कर रखा है इन्होंने भक्ति भावना का जितना कि सूर और तुलसी ने कर रखा है। फिर 6 पॉइंट में मैंने आपको कला करवाई थी, कि कला में इन्होंने छंद और अलंकारों का प्रयोग कर चमत्कार का उत्पन्न करने की सोची थी और उनका प्रयोग किया। फिर आता है 7th, ब्रज भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, मतलब कि इन्होंने साफ सुथरी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन रीति बुद्ध कवियों ने ब्रज भाषा को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज़ किया उनके वर्ड्स को। ठीक है, फिर आता हमारा 8th पॉइंट है नारी वर्णन, नारी का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, मतलब नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझा, इसी के कारण इन्होंने प्रकृति का वर्णन करना छोड़ दिया, मतलब भूल ही गए। ठीक है, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है इन्होंने, क्योंकि ये मतलब दरबारी कवि थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, इसीलिए राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ही ये कविताएं रचा करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि वो जो राजा थे वो पहले से ही भोग विलास में लीन रहते थे। ठीक है, फिर 9th पॉइंट था काव्य रूप। इसमें आप बता दो कि इसमें राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कविता रची जाती थी और मुक्त काव्य की रचना की गई, क्योंकि राजाओं के पास इतना समय नहीं था कि वो प्रबंध काव्य को सुन सके।
ठीक है। तो एकमात्र लक्ष्य कवियों का ये था कि वो कविता ऐसी करे जिससे राजाएं प्रसन्न हो जाए। तो रीति मुक्त कवियों का केवल इसमें यही बताया गया कि ठीक है कि उन्होंने रीति में मुक्त होकर काव्य रचना की है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें वो कुछ चीज़ों का वर्णन करना भूल ही गए। ठीक है। और जिसमें मैंने रीतिबुद्ध और रीति शुद्ध कवियों का भी अच्छे से बता रखा है। ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। देखो मैं कितनी मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।